बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे हम बात करेंगे। काबला कोट में सिचुएशन जूं की तूं है, लेकिन सुबह के वक्त दोबारा गोली चली है। फजर की नमाज के बाद जब कुछ नौजवान मस्जिद से निकल रहे थे तो वहाँ पे रेंजर्स की गाड़ियाँ आ गई और वहाँ फायरिंग की गई। और फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान जो है, इसका नाम बताया जा रहा है सुभान आरिफ, वो शहीद हो गया। और उसके अलावा दानिश इरशाद साहब हैं वहाँ पे, एक सहाफ़ी, उनके बकौल ये फोर्सेस ने पेशकदमी की है और मुजाहिरीन ने उसको नाकाम बनाया है। और जो एक नौजवान वहाँ पे ज़ख्मी हुआ, उसने क्या बताया पहले वो सुन लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर सिचुएशन आप समझ सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे गोली चली है और रेंजर्स की दो गाड़ियाँ आई थी जिनके ऊपर बंदूकें फिट थी। अब ये क्या हो रहा है, मैं यानी मेरी समझ से बाहर है। यानी मुझे इतना लंबा सहाफ़ती करियर हो गया। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो खेल खेला जा रहा है ये इतना सादा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप सुने। ये नौजवान जैसे गोलियां लगवान को, जिसे जो ज़ख्मी हुआ सुबह फायरिंग की वजह से, और वो ये बता रहा है कि उसके साथ कुछ नौजवान शहीद हो गए हैं। उनमें एक का नाम तो कन्फर्म हो गया, सुभान आरिफ। अब जो मकामी सहाफ़ी हैं वो ये बता रहे हैं कि ये सुबह फोर्सेस ने पेशकदमी की है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या है। लोगों के जज्बात भड़काने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बार बार क्रैकडाउन की कोशिश की जाती है, लोग उसे नाकाम बना देते हैं। और लोग बहुत बड़ी तादाद में शहर के आसपास चारों तरफ बैठे हुए हैं और इन लोगों को अभी तक उमर नज़ीर कश्मीरी ने इजाज़त नहीं दी कि ये लोग दाखिल हो रावला कोट में। यानी रावला कोट में दाखिल होने के लिए उमर नज़ीर कश्मीरी, जिन्हें सबसे पहले गोलियां लगी हैं, उनके साथी शहीद भी हुए और उन्होंने अभी तक शहर में दाखिल होने से बाहर से आने वाले लोगों को रोक रखा है और लोग बाहर घेरा डालकर बैठे हुए हैं। कमिश्नर रावला कोट सरदार वहीद के मुताबिक मुजाहिरीन को शहर से हरगिज गुजरने नहीं देंगे। यहाँ पे भी एक सिचुएशन है। यानी हुकूमत ने शहर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए से काफ़ी मजबूत ताकत इकट्ठी कर रखी है और शहर के आसपास जो है वो आकर लोग इकट्ठे हो गए। जबकि शहर के अंदर भी अक्सर रैलियाँ निकलती हैं, मुजाहरे होते हैं और लोग शहर के अंदर भी बाहर निकल रहे हैं। ये सिचुएशन जो है ये कोई तवक्को भी नहीं कर सकता था। ये मिसकैलकुलेशन है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कश्मीर के अवाम के बारे में। इनको तारीख पढ़नी चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को गौर करना चाहिए। कश्मीरी इस तरीके से आपके काबू नहीं आएंगे, आपको उनके साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि जानबूझकर हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो मसला कश्मीर का हल है, शायद उस हल से अब पाकिस्तान भी पीछे हटना चाहता है, ऐसा लगता है। क्योंकि भारत तो इससे बहुत पहले भाग गया था। भारत ने तो कहा जी हमारा अटूटंग है, हम अक़वाम मुत्तहिदा को मानते ही नहीं है। तो भारत ने 370 ख़त्म कर दिए और वो कवानीन तब्दील कर दिए। उन्होंने स्टेटस तब्दील किया और कंट्रोल कर लिया मकबूजा कश्मीर को। वो कहते हैं जी अब वो उनका मुल्क का हिस्सा है, वो कोई अलग टेरिटरी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब से लगातार जो टाउट्स हैं उनकी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जनाब कश्मीर को पाकिस्तान का एक सूबा बना लिया जाए। तो अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों को ये भी पसे-पुश डालना चाहते हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मुहाजिरीन की ये 12 नशिस्तें रखना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये कहते हैं, वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि क्योंकि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहते हैं और कश्मीरियों को उनका हक देना चाहते हैं, लिहाजा मकबूजा कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए उनकी 12 सीटें रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ यही टाउट्स कहते हैं नहीं नहीं कश्मीर को अपना सूबा बना लें। भाई या तो आप ये बात कर सकते हैं या आप वो बात कर सकते हैं, आप दोनों बातें एक वक्त में नहीं कर सकते। इस तरह आप एक्सपोज हो रहे हैं। और कश्मीर को सूबा बनाने की बात जो पागल लोग कर रहे हैं वो नहीं जानते कि कश्मीरियों का इस्तिस्वाबे राय उनका हक है और इसी के ऊपर पाकिस्तान ने 70 साल मुकदमा लड़ा है कि उनका ये हक है कि वो फैसला करें कि वो कहां रहना चाहते हैं। वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या वो अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। ये उनका हक है और ये उनका जमहूरी और आईनी हक है। ये उन्हें हक मिलना चाहिए। अब अगर आप ये जबरदस्ती करेंगे तो वो तो इंडिया भी कर रहा है, अगर पाकिस्तान भी वही करेगा तो दोनों में फर्क क्या रहेगा। सवाल यह पैदा होता है। मेरी ख्वाहिश यह है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने और कश्मीरी वोट करें पाकिस्तान के हक में, लेकिन इसका फैसला कश्मीरी करें, यह ज्यादा जरूरी है। यानी मेरी अगर जाती ख्वाहिश है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए तो मेरी ख्वाहिश से ज्यादा मुकद्दम है कश्मीरियों का अपना राय देना, जो कश्मीर के अंदर रहते हैं या कश्मीर से बाहर रहते हैं।
लेकिन उनकी राय का सबसे ज्यादा एहतराम होना चाहिए। अब लगता है ऐसे है कि अपने अपने पास जो कश्मीर मौजूद है, जो भारत के पास है, जो पाकिस्तान के पास है, शायद बैकडोर चैनल, क्योंकि हमें फौज ने ही बताया था कि बैकडोर चैनल राब्ते हम कभी भी बंद नहीं करते भारत के साथ, तो बहुत मुमकिन है कि दोनों ममालिक की एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया कि वो कश्मीर आपके पास है, वो आपका, ही हमारे पास है, हमारा। अब इससे आगे शायद कोई बढ़ना ही नहीं चाहता। तो जो अलग आईनी हैसियत है, कानूनी हैसियत है, भारत ने तो खत्म कर दिया। पाकिस्तान जो है वो इस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। ये ऑडियो आपके लिए सुनना इसलिए जरूरी है कि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कश्मीरियों को पाकिस्तान का दुश्मन बनाकर दिखाया जा रहा है। ये एक मां की आवाज है। ये मां क्या कह रही है ये जरा आप सुने, आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा क्लिप मैं आपको सुनाता हूं, वैसे तो ये बहुत लंबा है, लेकिन आप इसमें सुने कि एक मां किस तरीके से बच्चों के लिए रो रही है। और ये मां पता कौन है? ये कश्मीर की एक रैंडम मां है, यानी हम नहीं जानते ये किस घर में रहती है, कौन है, इनका नाम क्या है, लेकिन इनकी आवाज इस वीडियो में आ रही है। और ये पता है किन बच्चों के लिए रो रही है? जो पाकिस्तान का फौजी हेलीकॉप्टर गिरा, उसके अंदर जो बच्चे शहीद हुए, जो फौजी शहीद हुए, ये उनके लिए रो रही है। तो माएँ तो सांझी होती हैं। पहले ये सुने, फिर जब उस बच्चे का नुकसान होता है। ये बच्चे जो है, ये माँ इनको जानती नहीं है, इसको नाम भी नहीं पता ये कौन है, ये किधर से आए, पंजाब के किस इलाके से हैं, सिंध के किस इलाके से हैं, खैबर पख्तूनख्वा के किस इलाके से हैं, वो नहीं जानती। लेकिन वो ये कह रही है कि माओं के बच्चे जल गए, हाय माओं के बच्चे मर गए, और वो रो रही है, बिलक रही है। माएँ सांझी होती हैं, ये बात सबको समझनी चाहिए। अपने इक़्तिदार के लिए और अपने ज़ाती मफाद और फ़ायदे के लिए माओं के बेटों को आमने सामने खड़ा कर देते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती? यानी ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, ये कौन है? कहीं बाहर से आए हुए हैं? और ये जो कश्मीरी अपने हकूक मांग रहे हैं, ये कौन है? ये कोई बाहर से आए हुए हैं? तो वो भी माओं के बच्चे हैं, ये भी माओं के बच्चे हैं। और वो एक माँ बिलक बिलक के कह रही है, हालांकि इनके बच्चे आपस में जो है वो लड़ रहे हैं इस वक्त। बच्चों को, वो लड़ने के शौकीन नहीं है, उनको लड़ाया जा रहा है आपस में। लड़ाने वाले कौन है? बंद कमरों में बैठे हुए कि जनाब हमने कंट्रोल करना है तमाम वसाइल के ऊपर, पैसा हमारी जेब में जाना चाहिए, कारोबार हम करेंगे, जमीनों पे हमारा कब्जा होगा, ये हम कंट्रोल हाथ से जाने नहीं देंगे। वो कंट्रोल, कब्जा, मफाद, मुनाफा, ये वो चीजें हैं जो माओं के बच्चों को आमने सामने लाकर खड़ी कर देती है। कोई इंसाफ, कोई कानून, कुछ भी नहीं। यानी प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, पंजाब के अंदर से बैठ के लोग कहते हैं कि जनाब ये लोग तो बहुत बुरे हैं, कश्मीरी ये हैं, कश्मीरी वो हैं, कश्मीरियों को गाली दी जा रही है। इससे पहले पश्तूनों को गाली दी गई। यहां ये पीएमएल-एन का वतीरा है। पीएमएल-एन ने हमेशा नफरत की सियासत की है। इनके सहाफियों ने, इनके दानिश्वरों ने, इनके पॉलिटिशियंस ने बलोचों के खिलाफ जबान दराजी की, नफरत फैलाई, सिंधियों के खिलाफ इन्होंने किया, और कितना गलीज प्रोपेगेंडा किया। पिछले दिनों आपने देखा पश्तूनों के खिलाफ इन्होंने क्या किया कि पश्तून इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकता था बेचारा, सड़कों पे रोककर जलील करते थे। अब कश्मीरियों के साथ वही नफरत फैला रहे हैं। यह बेशर्मी बंद होनी चाहिए। इस बेशर्मी की कोई गुंजाइश नहीं है। उधर एक एसपी है, उसका भतीजा जो है उसे गोली लग गई, वो भी शहीद हो गया। वो जब लाश लेकर जा रहे थे तो एसपी आया तो उसने कहा ये तो मेरा अजीज है। वानुल्लाह पड़ गया कि एसपी शहजाद जो है वो खड़ा हुआ है मुजाहिरीन के खिलाफ अपनी फोर्स लेकर एहतजाज को रोकने के लिए, और गोली चलती है, उसके अपने भतीजे को गोली लग जाती है। तो माओं के बच्चे तो आपने सामने कर दिए ना आपने। यानी जो दुश्मन नहीं कर सका वो आपने खुद कर दिया। जिसका दुश्मन ने ख्वाब देखा कि इनके घर के अंदर हम आग लगाएं, वो आपने खुद कर दिया। बांग्लादेश में भी आपने यही किया, बलूचिस्तान में भी आपने यही किया, कबायली इलाकों में भी आपने यही किया, और आज कश्मीर में भी आप यही कर रहे हैं। इस नफरत की आग को बुझाइए। आप अपनी एक बोटी सेकने के लिए, अपना एक बारबेक्यू करने के लिए, अपनी अयाशी के लिए पूरे मुल्क में आग नहीं लगा सकते। ये लोग अपने हकूक मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं कि इनको आपने दिया क्या है। देखें, कश्मीर को तो एक मिसाली खित्ता बनाया जाना चाहिए था ना, कि आपका मुकदमा था कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। वो आजाद कश्मीर को देखकर बनेगा भाई। अगर आप आजाद कश्मीर को नहीं बना पाएंगे तो कैसे बनेगा? आजाद कश्मीर में अपने ले जाके आप 8-9 वजीर बना लेते हैं, बिठा देते हैं पाकिस्तान से, उनके जरिए से आप पूरे निजाम को कंट्रोल करते हैं, उनके मफादात के ऊपर चोट पहुंचाते हैं। ये देखें ना, हुकूमत के जारी इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक आजाद कश्मीर के 63% सरकारी स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, 60% की चार दीवारी नहीं है, 57% में बिजली की सहूलत ही नहीं है, 46% स्कूलों में बाथरूम ही नहीं है। तो रियासत खाली क्या डंडा चलाएगी, कोई काम नहीं करेगी।
तो आज़ाद कश्मीर को जो आप बार बार ताने देते हैं कि हमने तुम्हें ये दिया, हमने तुम्हें वो दिया, भाई वहां से पानी आता है, वहां से बिजली बनती है, जो वो आपको देता है वो तो आपको वो नहीं कह रहे, उनको जो सब्सिडी मिलती है वो किसी वजह से मिलती है, उनके साथ आपका एक एग्रीमेंट है। इस तरह तो आप कल को कहेंगे यहां पे जो आपका मालाकंड का इलाका है, स्वात का एरिया है या दीगर कुछ इलाके हैं, वहां पे आपके टैक्सीज नहीं लगते, वहां जो गाड़ियां हैं वो नॉन कस्टम गाड़ियां चलाने की इजाजत है, वहां से सरकार टैक्स नहीं लेती, क्योंकि उस वक्त जब वो पाकिस्तान में शामिल हुए थे तो ये मुआहिदा हो गया था। तो आप कहेंगे जनाब तुम टैक्सेस नहीं लेते, इनको भी पकड़ो। आपने मुआहिदों की पासदारी करनी होती है, आपने अमल दरामद करना होता है और तरीके से आगे बढ़ना होता है। इलाकों को आप तरक्की देते हैं, उससे मुल्क तरक्की करता है। आपने उन्हें क्या दिया? हमेशा उन्हें मुहाजिरीन की सीटों के ऊपर उनके ऊपर अपनी कठपुतलियां और अपने मोहरे जो है वो आपने मुसल्लत कर दिए। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं नाज़रीन, जरा इसको क्लियर कर लें, ये बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है, बहुत रौला पड़ गया कि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें, तो मैं और आसान कर देता हूं आपके लिए। जब ये 12 नशिस्तें आई थी ना, जब इन 12 नशिस्तों को बनाया गया था तो बड़ी नेक नियति के साथ बनाया गया था और यह फैसला किया गया था कि मकबूजा कश्मीर का नाम हम जिंदा रखेंगे, मकबूजा कश्मीर की जिद्दोजहद को हम मरने नहीं देंगे, उनके नुमाइंदगान हमारी असेंबली के अंदर बैठेंगे। बहुत अच्छा जेस्चर था। जो मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके, अब मेरी फैमिली भी वहां से ही आई हुई है ना मकबूजा कश्मीर से, तो वो जो वहां से हिजरत करके आए थे उनको उनके हकूक मिलेंगे और हम उनको 12 सीटें देंगे। यहां तक तो मामला बहुत अच्छा था। लेकिन फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिशमेंट ने इन 12 सीटों के ऊपर अपने कठपुतली बिठाना शुरू कर दिए, अपने बंदे टाउट्स उठाए, तुम वहां बैठ जाओ, तुम वहां बैठ जाओ, तुम वहां बैठ जाओ। एस्टेब्लिशमेंट अपने 12 बंदे लेकर जाती है आजाद कश्मीर में, और आजाद कश्मीर से अगर थोड़े बहुत भी इनके बंदे जीत जाते तो ये उन 12 बंदों के साथ मिला के वहां पे हुकूमत बना लेते और अपने वजीरों को, अपने जो वो 12 बंदे उनको वजारतें हम तरीन दिलवा देते और पूरे आजाद कश्मीर को कंट्रोल कर देते। तो एस्टेब्लिशमेंट ने इसको आजाद कश्मीर को कंट्रोल करने का, वहां की हुकूमत को कंट्रोल करने का एक फार्मूला बना लिया कि जनाब ये 12 नशिस्तों के जरिए से हमने आजाद कश्मीर को मुकम्मल तौर पे अपने कंट्रोल में रखना। ये किया एस्टेब्लिशमेंट ने। अब जब आपने एक चीज का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया तो फिर क्या हुआ? फिर लोगों के अंदर रिएक्शन आया। लोगों ने जब जब आजाद कश्मीर के अंदर हुकूक मांगे तो लोगों को यह समझ आई कि जो महाजर नशिस्त के ऊपर कठपुतली लाई गई है, उस कठपुतली ने उनके हकूक दबाए हुए हैं। वजह यह है कि उसने तो दोबारा इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, वो तो जाएगा वापस लाहौर में या पेशावर में। वहां उसे कौन पूछेगा कि तुम आजाद कश्मीर में क्या करके आए हो, और दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट उसको फिर सीट दे देगी, वो फिर आके बैठ जाएगा हमारे सर के ऊपर। तो इस नाइंसाफी से तंग आकर उन्होंने आवाज उठाना शुरू की। आप मसले को समझें, जज्बाती होने की बजाय आप उनका प्रॉब्लम समझें। अब ये उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, कोई कहता है बैठना, कोई कहता है नहीं बैठना। पीपल्स पार्टी कहती है बैठना चाहिए और साथ में उन्हें कलदम भी पीपल्स पार्टी करार देती है। पीपल्स पार्टी कहती है बैठना चाहिए और साथ में उनके सरों के ऊपर कीमत भी पीपल्स पार्टी रखती है। पीपल्स पार्टी कहती है बैठना चाहिए और पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत उनके ऊपर लगातार क्रैकडाउन भी करती है। पीपल्स पार्टी कहती है बैठना चाहिए और पीपल्स पार्टी ही पाकिस्तान से दरखास्त करके रेंजर्स को, एफसी को और पुलिस को आजाद कश्मीर के अंदर दाखिल करती है। तो ये पीपल्स पार्टी की दोगली पॉलिसी है, मुनाफिकाना पॉलिसी है। ये इसके जरिए अपनी सियासत जिंदा रखना चाहते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ी ज्यादती का हिस्सा हैं ये लोग। और अब एक और फैसला किया गया है कि जो 177 एफआईआर हुई थी, जो पहले वापस ले ली गई थी पिछले एहतजाज के बाद, वो कह रहे हैं जी पिछली रियायतें खत्म कर रहे हैं और 177 जो एफआईआर थी उन एफआईआर को वापस बहाल किया जा रहा है। ये नादरीन अब सूरत हाल है कि एफआईआर वापस बहाल की जाएंगी और जितनी मैक्सिमम हो सकता है नफरत फैलाई जाएगी। पिछली मरतबा ये दावा किया गया था कि हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हो गई है, हम मुज़ाकरात में कामयाब हो गए हैं और कश्मीर जो है यहाँ पे अब अमन आ जाएगा और हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, इनके मुतालबात बहुत जायज़ हैं, ये कहा गया था। लेकिन फिर 2 साल तक ताखीर करने के बाद अब जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है तो भी उनको उनका हक नहीं मिला। अब वो ये कहते हैं कि इसी असेंबली में आप हमें हमारा हक दीजिए, लेकिन हुक्मरान ऐसा करने से गुरेज़ आए, वो ये कर नहीं रहे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने काफ़ी साथ दिया इसमें कश्मीरी आवाम का, यानी तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ही एक अपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई आज़ाद कश्मीर के आवाम के लिए और ये बहुत अच्छी बात है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सोशल मीडिया है या आप एक आम आदमी हैं, पाकिस्तानी हैं, आपके पास सोशल मीडिया है, तो आप कश्मीरियों का साथ दीजिए।
मुझे नहीं लगता कि इस वक्त नफरत फैलाने की गुंजाइश है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त गोली चलाने की गुंजाइश या ज़रूरत है। बैठकर बात करनी चाहिए, मसले को हल करना चाहिए। गोलियों से नफरत बोई जा सकती है और इस फसल को काटना पड़ेगा, आपको नहीं तो आपके बाद आने वालों को, लेकिन ये फसल नफरत की अगर पक गई तो इसे काटना पड़ेगा, बहुत खून बह जाएगा। सुहेल अफरीदी ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया है, गो कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने कश्मीर के बुनियादी हुकूक के लिए एक स्टेटमेंट दिया उनके हक में, और कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, यहाँ से ये मामला उन्होंने शुरू किया। लेकिन जब भी कोई सरकार में होता है ना, जब भी किसी की हुकूमत होती है, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो तब वो भी ऐसे एलिमेंट को इन लोगों को पसंद नहीं करते थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। तो अपोजिशन में तो आप ये सारा कुछ करते हैं, आप हर आवाज़ को उठाते हैं अपने मफाद के लिए, लेकिन आपका असल इम्तिहान होता है जब आप हुकूमत में आते हैं। देखें ना, ये सुहेल अफरीदी वगैरह कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ड्रोन हमला नहीं होगा, ड्रोन हमला होने नहीं देंगे, हम ये कर देंगे, अगर मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो वो कर देंगे, सारा कुछ हो रहा है। एक भी एफआईआर इन्होंने नहीं की। तो अली अमीन गंडापुर के टाइम पे तो बड़ा रोला डालते थे, लेकिन अब सुहेल अफरीदी का टाइम आ गया तो कुछ करते भी नहीं है और रोला भी नहीं डालते। तो अली अमीन गंडापुर ने अब रोला डालना शुरू कर दिया, और वो मेरे ख्याल में एक बात जो अली अमीन ने की वो बात ठीक है। आप इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने एक बात की वो बिल्कुल ठीक है। उसने कहा यार तुम नाचो तो फैशन और हम नाचें तो मुजरा, ये क्या तरीका है? अल्फाज ठीक नहीं है, उसको वो और बहुत सारी इस तरह की मिसालें बनी हुई है, लेकिन ठीक है, अली अमीन गंडापुर ने कह दिया कि तुम नाचो तो फैशन है, हम नाचें तो मुजरा है। वो एक और उसको कहते हैं कि साडा कुत्ता कुत्ता ताडा कुत्ता टॉमी, ये भी वो कहते हैं लोग। मिसालें इस तरह की बहुत सारी बनी हुई हैं, लेकिन गंडापुर की बात ठीक है। देखिए, अगर गंडापुर ने यह साबित किया वक्त के साथ कि वो समहाउ वो कंप्रोमाइज था, या वो चीज़ों को एक लेवल से आगे नहीं ले जा पाया, या वो लड़ाई को उस तरह नहीं लड़ पाया जैसे लोग तवक्को कर रहे थे, तो गंडापुर उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। सुहेल अफरीदी लड़ाई को शुरू ही नहीं कर पाया। यानी जो लड़ाई इमरान खान लड़ रहा है, गंडापुर उस लड़ाई को लड़ता तो था लेकिन मुकम्मल नहीं करता था। सुहेल अफरीदी का प्रॉब्लम यह है कि जो लड़ाई इमरान खान लड़ रहा है जेल से बैठ के, सुहेल अफरीदी उस लड़ाई को शुरू ही नहीं करता। यानी वो तहरीक बनाने के हक में ही नहीं, ऐसा लगता है। सुहेल अफरीदी ने अभी तक तहरीक बनाने के लिए एक कदम नहीं चला। इमरान खान ने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करनी है, सुहेल अफरीदी ने कहा कि करनी है, लेकिन की नहीं। अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। पार्टी के अंदर जो है वो रोला पड़ा हुआ है, लड़ाई बढ़ रही है। अली अमीन गंडापुर और उनके जो इत्तेहादी हैं, जो उनके साथी हैं, वो मुतहर्रिक हो रहे हैं, और ये सारा मौका सुहेल अफरीदी ने खुद दिया। मेरे ख्याल में अब बहुत कम चांस रह गया, बहुत थोड़ा चांस रह गया सुहेल अफरीदी के पास कि वो कुछ करके अपनी साख बचा लें। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक दिन कहा था, और ये मेरी सुहेल अफरीदी से बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि गंडापुर ने 100 से शुरू किया, वो 0 तक पहुंचा, और आप 0 से शुरू कर रहे हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने नीचे जाना है या ऊपर जाना है। तो सुहेल अफरीदी ने ऊपर की तरफ सफ़र किया, थोड़ा सा 10, 15, 20 तक गए, लेकिन उसके बाद अब ये माइनस में खसारे में ही जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी ने वो नहीं किया जो इमरान खान ने कहा था। तो एक अजीब किस्म की मायूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर में है, उसको दूर करने की इनकी ड्यूटी थी, ये नहीं कर पाए। इंटरनेशनल फ्रंट पे खबरें हैं, लेकिन नेक्स्ट वीलॉग में बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।